नमस्ते। मैंने आइनॉक्स विंड के ऊपर जून के महीने में मेरा पहला वीडियो प्रेजेंट किया था, जहाँ पे मैंने आइनॉक्स विंड एक हिडन जेम है ऐसा कहा था। और मेरा ऐसा मानना था, और जिसके मैंने रीजंस काफ़ी सारे एक्सप्लेन किए थे, कि वो अगले 2 साल में काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर प्रूव हो सकता है। उस वक्त आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस अराउंड 30 रुपीज़ था, और मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों वो इतना नीचे आया था। मतलब आईपीओ का प्राइस 300 के ऊपर था, 3 साल पहले आईपीओ हुआ था, और उस वहाँ से वो नीचे आते आते 30 रुपए तक क्यों आया था, उसके काफ़ी सारे रीजंस बताए थे। और अब मुझे क्यों लगता है कि वो 30 रुपए से वापस 300 की तरफ जा सकता है, वो भी मैंने काफ़ी सारे रीजंस एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद मैंने अभी 11 नवंबर को, यानी कि 10-11 दिन पहले, एक और वीडियो बनाया था सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, और उसका कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजमेंट का जो रहता है वो अटेंड करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक और मेरा अपडेट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने काफ़ी सारे उसके नए अपडेट्स के साथ साथ मेरे कुछ एस्टिमेट्स मैंने शेयर किए थे कि आइनॉक्स विंड का अगले 1 साल या 1.5 साल में कितना बिजनेस हो सकता है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है, और उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन कहाँ तक जा सकता है। तो उसके मैंने काफ़ी सारे एस्टिमेट्स भी शेयर किए थे, लेकिन वो वीडियो मैंने इंग्लिश में कहा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मुझे रिक्वेस्ट की है, या कुछ लोगों ने इवन डिमांड की है कि मैं उसे हिंदी में प्रेजेंट करूं, और इसीलिए मैं ये फिर से दोबारा वो वीडियो मैं हिंदी में अभी लेके आया हूं। ओके, सो शुरू करते हैं। 3 साल, बीच के 3 साल का पीरियड, यानी कि फाइनेंशियल 2017 खत्म होने के बाद से लेके अगला जो 3 साल थे, वो सारे के सारे पूरे विंड सेक्टर के लिए काफ़ी बुरे गए। यानी कि उस पीरियड में वो पहले के जो भी रेजिम था, जहाँ पे फीड इन टैरिफ रेजिम कहते हैं, वो वहाँ से वो ट्रांजिशन करके ऑक्शन रेजिम की तरफ आ रहा था। तो वो जो पीरियड था, उस पीरियड में इन सारे विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स जो है, सुजलॉन भी है और आइनॉक्स विंड भी है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज अलग अलग है, तो इन सबके लिए बिजनेस काफ़ी कम था, क्योंकि ऑर्डर्स तो आ रहे थे लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था, काफ़ी सारा पेपर वर्क ठीक से स्मूथ से हो नहीं रहा था। सो वो सारे फॉर्मेलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी करने में 2-3 साल का पीरियड निकल गया। इस साल के जनवरी फरवरी में वो तकरीबन पूरा होके अभी ऑर्डर एग्जीक्यूशन शुरू हो ही रहा था, उतने में मार्च के महीने में कोविड का लॉकडाउन अनाउंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली उनकी इस वजह से उनको और जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन था उसमें और थोड़ा डिले आ गया। लॉकडाउन के बाद इमीडिएटली 2-3 महीने तो उनका काम काफ़ी बंद रहा, लेकिन फिर जब काम शुरू करने की बारी आ रही थी, तब बारिश का सीजन आ गया था। उस वक्त भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन ज़्यादा ग्राउंड पे हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट्स काफ़ी सारे हिल्स पे वगैरह रहते हैं, जहाँ पे बारिश काफ़ी तूफानी होती है, तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन का और डिले हो गया। अब बारिश भी हो चुकी है, लॉकडाउन का भी मेजर पोर्शन पहले ही ख़त्म हो गया है। अब उनको काम करने के लिए काफ़ी सारे जो भी इश्यूज थे वो सब सॉल्व हो गए। इवन लेबर का जब जो लॉकडाउन में इशू था, वो भी अभी तक काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो अभी फाइनली आइनॉक्स विंड और बाकी सारे विंड प्लेयर्स जो है, वो अभी ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चालू है, वो जब शुरू हो रहा था, तब आइनॉक्स विंड के पास 1400 मेगावाट के ऊपर के ऑर्डर्स पड़े थे, क्योंकि 1400 मेगावाट काफ़ी बड़ा नंबर है। और इन 1400 मेगावाट में जो ऑर्डर्स थे, वो ज़्यादातर सेकी 1 से लेके सेकी 4 तक के ऑर्डर्स थे। अब सेकी वो गवर्नमेंट बॉडी है जो ये ऑक्शंस हैंडल कर रही है। ओके, विंड पावर के ऑक्शंस या सोलर पावर के भी ऑक्शंस सेकी हैंडल कर रही है। तो इनके ऑक्शन में से जो भी विनर्स आते हैं, उनको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से वो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए उनको ऑर्डर देना पड़ता है। तो जो भी विंड पावर के जो ऑक्शन हुए हैं और उनके जो विनर्स है, वो अल्टीमेटली सुजलॉन, नहीं तो आइनॉक्स विंड या फिर कुछ और प्राइवेट प्लेयर्स है, उनको फाइनली ऑर्डर देते हैं कि प्रोजेक्ट सेटअप करें। तो ये ऑर्डर बुक जो है 1400 मेगावाट का, वो सेकी 4 तक के ऑक्शंस का है। अभी तक इसमें से सेकी 1, 2 और 3 के ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सेकी 4 के जस्ट शुरू हो रहे कह सकते हैं।
और अभी तक जो ऑक्शंस पूरे हो चुके हैं वो सेकी 9 तक ऑक्शंस हो चुके हैं, यानी कि सेकी 5 से लेके सेकी 9 तक के ऑक्शंस में जो भी विनर्स थे उन्होंने अभी तक ऑर्डर्स प्लेस करने बाकी है। यानी कि जो भी विंड टर्बाइन की रिक्वायरमेंट उनको रहेगी, प्रोजेक्ट सेटअप करने की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके वो ऑर्डर्स अभी के पीरियड में अभी देना शुरू करेंगे। तो और ये जो 1400 मेगावाट का ऑर्डर बुक है उसमें अभी तक ये सारे एडिशनल ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है कि अभी और आएंगे अगले कुछ महीनों में। तो ये कितना हो सकता है? तो मेरे हिसाब से 10,000 मेगावाट से ज्यादा के ऑर्डर्स अभी आने वाले हैं। ओके, जो सेकी 9 तक के जो ऑर्डर्स ऑक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं उनके हिसाब से 10,000 मेगावाट से ज्यादा के ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनके लिए आइनॉक्स विंड भी फाइट करेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम 15% उसमें से मार्केट शेयर आइनॉक्स विंड को मिलेगा। कंपनी की उम्मीद ज़्यादा की है, वो 20-25% का मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव लेवल पे रहना चाहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उसमें से अगर 15% मार्केट शेयर भी आइनॉक्स विंड को मिल जाए तो भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रहेगा पूरे कंपनी के लिए और उसके सारे शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले 3 साल के लिए जब धंधा काफी डाउन था तब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 10% से भी कम चल रहा था, जब साल में 100 या 150 मेगावाट मुश्किल से ये कंपनीज कमीशन कर पा रहे थे। लेकिन अभी फाइनली ये ऑर्डर बुक जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट करना रैपिडली शुरू करेंगे तो उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। सो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 10% के नीचे से डायरेक्टली 50% के ऊपर। आइनॉक्स विंड के पास जो टोटल कैपेसिटी है वो अराउंड 1600 मेगावाट हर साल प्रोड्यूस करने की है। तो उतने के वो विंड टर्बाइंस और उसके जो रिलेटेड कंपोनेंट्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी एक ईपीसी कंपनी है जो प्रोजेक्ट सेटअप करके देती है क्लाइंट को, तो उसके भी काफी उनके पास कैपेसिटी तो है, प्लस आउटसोर्स भी किया जा सकता है उनकी तरफ से। तो ये सब अभी एक्टिविटी जो है वो अक्टूबर 2020 यानी कि पिछले महीने से काफी हेल्दी पेस से शुरू हो चुकी है। अभी फंड रेजिंग की बात करते हैं। अभी उनकी एक्टिविटी लेवल जैसे ही बढ़ रही है, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन मतलब प्रोडक्शन से लेके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक, ये सारी चीजों में जब एक्टिविटी बढ़ रही है तब उनको थोड़ा वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड है। उस हिसाब से आइनॉक्स विंड ने ऑलरेडी उनकी जो ईपीसी कंपनी है उसमें 200 करोड़ का फंड रेजिंग किया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के मीडियम से। उस पे उनको 9.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। साथ ही साथ वो लोग और 200 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं मेन प्रोडक्शन कंपनी, यानी कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है विंड टर्बाइन जनरेटर्स, वहां पे भी वो अराउंड 200 करोड़ का फंड रेज कर रहा है, ताकि वर्किंग कैपिटल की जो मेन अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो आसानी से फुलफिल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का बढ़ेगा, वैसे वैसे अभी क्लाइंट की तरफ से उनको कैश फ्लोज काफी इंप्रूव हो जाएंगे। और जैसे ही वो कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाते हैं तो एडिशनल जो भी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट हो या फिर बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट हो वो उस कैश फ्लोज में से ही निकल जाएगा, उनको और ज्यादा फंड रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कंपनी का भी मानना है, मेरे ख्याल से वो सही भी है। हो सकता है और 6 महीने बाद ये जो 200 और 200-400 करोड़ का फंड रेजिंग किया हुआ है वो भी वो धीरे धीरे रीपे करना भी शुरू कर दे, और अगले 1-1.5 साल में हो सकता है काफी हद तक उनका जो लोन है वो रीपे भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उनके नए मॉडल के बारे में। अभी तक वो ज्यादातर 2 मेगावाट का जो मॉडल उनका चल रहा था, साथ ही साथ उसके ऊपर एक अपग्रेडेड एक 3.3 मेगावाट का ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करने वाला नया टेक्नोलॉजी का मॉडल वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। उसका प्रोटोटाइप उनका रेडी है ऑलमोस्ट, और वो प्रोटोटाइप अभी इस क्वार्टर में सेटअप होना एक्सपेक्टेड है। और अगले साल के शुरुआत में यानी कि अप्रैल 2021 से वो लोग नए मॉडल का कमर्शियल लॉन्च करेंगे। उस मॉडल के लिए ऑलरेडी उनके पास तकरीबन 400-500 मेगावाट से ज्यादा के ऑर्डर्स ऑलरेडी उनके पास है, और आने वाले कई सारे नए ऑर्डर्स हो सकता है उस नए मॉडल के लिए आएंगे। उसकी कीमत भी थोड़ी ज्यादा रहेगी 2 मेगावाट के मॉडल के मुकाबले, लेकिन वो ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस करना एक्सपेक्टेड है क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है। हो सकता है उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाए।
अब बात करते हैं एस्टिमेट्स की, यानी कि क्या बिजनेस के नंबर्स और क्या रिजल्ट्स में हम लोग देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो मेरी उम्मीद ये है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल चालू है और अभी अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर और फिर जनवरी टू मार्च क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर्स हमारे अभी रिजल्ट्स बाकी है। तो इन 2 क्वार्टर्स में टोटल कुल मिला के मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आइनॉक्स विंड 100 से लेके 200 मेगावाट के ऑर्डर्स कमीशन करेगा। एक्चुअल कमीशन जब होता है तब उनको फुल रेवेन्यू मिल जाता है। जनरली प्रोडक्शन ऑर्डर बुकिंग से लेके प्रोडक्शन, फिर इक्विपमेंट का डिस्पैच होना और फिर फाइनली प्रोजेक्ट साइट पे उसको कमीशन करना, ये सारे प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप उनको रेवेन्यू मिलता है। तो मेरी उम्मीद है कि इस 2 क्वार्टर्स के ड्यूरेशन में तकरीबन 100 से 200 मेगावाट के टोटल ऑर्डर्स वो लोग कमीशन करेंगे। ओके, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे उसका। तो अगर ये पूरा हो जाता है तो इन 2 क्वार्टर्स में टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा होने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओके, हो सकता है 1500 करोड़ के नजदीक चला जाए, लेकिन फिलहाल हम कंजर्वेटिव लेवल पे एस्टिमेट करें तो मेरे हिसाब से 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 1000 करोड़ का रेवेन्यू वो लोग सच में रिपोर्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी कुछ डिसेंट प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करेगी। याद रखिए, पिछले 7 क्वार्टर्स से ये कंपनी लगातार लॉसेस में है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा ऑर्डर्स वो कमीशन नहीं कर पा रहे थे उस वजह से। लेकिन फाइनली अगर ये 2 क्वार्टर्स अगर वो जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम उनको मिला और एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो 1000 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू पे वो डेफिनेटली कुछ डिसेंट सा प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे, ताकि उनका टर्न अराउंड हम लोग कह सकते हैं कि अभी शुरू हो चुका है। और अगले साल हो सकता है कि ये जो एग्जीक्यूशन का मोमेंटम है वो और इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अभी मेजर जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं। कोविड का लॉकडाउन भी अभी जा चुका है, मॉनसून सीजन इस साल का तो गया है, अगले साल के मॉनसून तक उनको काफी हेल्दी टाइम पीरियड है तो एग्जीक्यूशन करने के लिए। और मॉनसून के अलावा जो बाकी पीरियड रहता है उसमें वो काफी अच्छे स्पीड से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और कंपनी के पास ऑलरेडी काफी हेल्दी ऑर्डर बुक भी है और साथ ही साथ नए ऑर्डर्स की उम्मीद भी काफी तगड़ी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच आइनॉक्स विंड जो है वो 500 से 750 मेगावाट के टोटल ऑर्डर्स कमीशन करेगी। ओके, 500 से 750 मेगावाट, ये फिलहाल तो बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब कंपनी ने 3-3.5 साल पहले जब आईपीओ निकाला था तब कंपनी इतना कैपेसिटी का कमीशनिंग 1 साल में आसानी से हैंडल कर रहा था। तो उनके लिए ये नाम मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल सा फिगर नहीं है, वो डेफिनेटली इसको अचीव कर सकते हैं। ऑर्डर बुक तो है ही, तो अगले 2 साल में अगर वो लोग इस स्पीड से कमीशन शुरू करें, जो ऑलरेडी ऑर्डर्स उनके हाथ में है वो आसानी से वो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर फाइनली अगर ये 500 मेगावाट से ऊपर का अगर वो लोग कमीशनिंग करते हैं तो रेवेन्यूज कितने हो सकते हैं, तो उसका कुछ अंदाजा लेते हैं। तकरीबन 6 करोड़ पर मेगावाट का रेवेन्यू कंपनी को जनरली मिलता है। तो अगर 500 से 600 या 700 मेगावाट तक के अगर ऑर्डर्स वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपनी के साल भर के, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के साल भर के रेवेन्यूज जो है वो 3500 करोड़ से 4500 करोड़ के बीच आने के बहुत अच्छे चांसेस है। ओके, और ये फिगर अभी उसका आइडिया लीजिए, अभी फिलहाल सेकेंड क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 20 का जो कंप्लीट हुआ है वहां तक पिछले 4 क्वार्टर्स का अगर आप रेवेन्यू फिगर्स देखें तो मुश्किल से 700 करोड़ या 700 करोड़ से कम उनका रेवेन्यू रहा है। तो 700 करोड़ के सालाना रेवेन्यू से ये सीधा हम लोग 3.5 से 4-4.5 हजार करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं, यानी कि 5 से 6 गुना मल्टीप्लाई होने की एक्सपेक्टेशन है अगले 1-1.5 साल में। तो अगर ये सच में इतना अच्छा जंप उनको मिलता है तो सोचिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह भी सीधे नॉर्मल पे आ सकती हैं। ओके, फिलहाल प्रोडक्शन ऑब्वियसली बहुत कम था, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी बुरे हालत में थे, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन और कमीशनिंग सब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मल के नजदीक आ जाए। एबिटा मार्जिन, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 15% के नजदीक आएगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो फाइनल नेट प्रॉफिट जो बचता है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के और टैक्स के बाद,
वो मार्जिन तकरीबन 7 to 10% के रेंज में आएगा। तो अगर 3.5 से 4,000 करोड़ के नजदीक अगर वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं तो अगले फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो भी 300 करोड़ के आसपास होने के काफी अच्छे चांसेस है। और अभी 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट उसके मायने क्या है वो देखते हैं। तो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सिर्फ 22 करोड़ से थोड़े से ज्यादा है। सो 22 करोड़ शेयर्स में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें नेट प्रॉफिट को तो ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर जो है वो फिगर 12 से 15 रुपए के बीच आने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो सोचिए 12 से 15 रुपए का अगर ईपीएस ही हो सकता है तो उसकी फेयर वैल्यू कहां से कहां जा सकती है। तो मेरे हिसाब से आइनॉक्स विंड की फेयर वैल्यू जो है अगर ये सारे फिगर्स वो अचीव अगले फाइनेंशियल ईयर में करने के हमें अच्छे खासे संकेत मिलते हैं तो आइनॉक्स विंड की फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से 1-1.5 साल बाद 300 रुपए के आसपास या उसके ऊपर होने के काफी अच्छे चांसेस है। अब करंट सिचुएशन देखते हैं। अब करंट सिचुएशन में मैंने जो 36 रुपीज का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है वो बेसिकली मैंने जब ये पहला 11 नवंबर को जो वीडियो बनाया था उस वक्त का प्राइस है। तो उस वक्त 36 रुपीज के प्राइस पे आइनॉक्स विंड का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 800 करोड़ था। अभी उसका शेयर प्राइस तकरीबन 56 के आसपास है तो 1.5 गुना पकड़ लीजिए। तो 1.5 गुना यानी कि 1200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आइनॉक्स विंड का आज है। पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छा शेयर प्राइस में जंप आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी उसका फेयर वैल्यू का मैंने एस्टिमेट बताया है कि वो अगले 1-1.5 साल में 300 या 300 से ज्यादा का हो सकता है। तो ये 36 से लेके 56 का मूव उसमें से एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो उस वक्त 36 रुपीज के प्राइस में मेरे हिसाब से मार्केट ने अभी तक ये जो पोटेंशियल रिकवरी है इंडस्ट्री एक्टिविटी में वो अभी तक ज्यादा उसको फैक्टर इन नहीं किया था। अभी हो सकता है पिछले कुछ 4-5 दिनों में जो प्राइस मूवमेंट शुरू हो गया है उसी वजह से हो कि ये रिकवरी अभी उनको दिखना शुरू हो रहा है और उसमें एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं। 3 साल बाद पहली बार इस रिजल्ट के कॉल के दौरान हमने जब मैनेजमेंट की बातें सुनी तो पहली बार उनकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखा, जो एक्साइटमेंट दिखा वो काफी मतलब पॉजिटिव था एज अ शेयर होल्डर। तो इसी वजह से भी मैं इतने सारे एस्टिमेट्स लगा रहा हूं कि 300 रुपए का जो अगले साल 1-1.5 साल का जो मैं फेयर वैल्यू लगा रहा हूं उसका एक मेन रीजन उस मैनेजमेंट का सुपर एक्साइटेड जो सुना मैंने कॉल में उस वजह से है। तो याद रखिए मेरे एस्टिमेट्स है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं है वो हमें हर क्वार्टर के रिजल्ट्स पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। दूसरा पॉजिटिव ये है कि प्रमोटर का स्टेक आइनॉक्स विंड में 75% है, उसमें कुछ भी डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि जो बचा हुआ 25% है वही सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक है मार्केट में। याद रखिए फ्लोटिंग स्टॉक काफी कम है। उस 25% में से भी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी काफी सारा स्टॉक लेके रखा हुआ है। उस वजह से जो एक्चुअल फ्लोटिंग स्टॉक है वो और भी कम है। यानी कि टोटल 22 करोड़ शेयर्स में से 75% प्रमोटर के चले गए, बचे 5.5 करोड़ शेयर्स में काफी सारा पोर्शन कुछ बड़े फंड्स ने या बड़े इन्वेस्टर्स ने लेके रखा हुआ है। सो हो सकता है मुश्किल से 1 से 2 करोड़ शेयर्स जो है मार्केट में एक्चुअली फ्लोटिंग स्टॉक है। उस वजह से लो फ्लोटिंग स्टॉक की होने की वजह से सडन शार्प प्राइस मूवमेंट्स इस कंपनी के शेयर में डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके, जो मैंने 11 नवंबर को ऑलरेडी लिखा था वो हमने शायद पिछले 4-5 दिनों में ऑलरेडी देख लिया है, जब उसका शेयर प्राइस 36-37 के लेवल से सडनली 2-3 दिनों के पीरियड में 55 के ऊपर चला गया है। तो ये लो फ्लोटिंग स्टॉक होने की वजह से है। शार्प प्राइस मूवमेंट्स इसमें डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि डिमांड सप्लाई में सडनली बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब जो ट्रिगर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी हो सकता है मार्केट ने देखना शुरू कर दिया है, उस वजह से प्राइस ऑलरेडी जंप हो रही है। अब ये कहना मुश्किल होता है कि प्राइस अभी इमीडिएटली आगे बढ़ती जाएगी या थोड़ी ब्रेक लेगी, ये सब बातें प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। ओके, सो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कि वो कैसा मूव करेगा ये कहना बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मैंने जो प्राइस फेयर वैल्यू का प्राइस मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया 300 प्लस का मैं फेयर वैल्यू लगा रहा हूँ आइनॉक्स विंड पे अगले 1-1.5 साल में। तो वो अगले 1-1.5 साल का मैं टारगेट बता रहा हूं, अगले कुछ दिनों का मूवमेंट मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता।
और जो आईपीओ टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूएशन था, जब शेयर प्राइस आईपीओ में उन्होंने 300 के ऊपर के ही प्राइस पे दिया था, 7,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप था, तो वो मेरे हिसाब से कंपनी अगले 1-1.5 साल में अचीव कर लेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे अपडेट्स और स्टॉक स्टोरीज मिलते रहें। थैंक यू।